So now is it visible to everyone? Yes, sir. Yes, I think what we have in the earlier class we have talked about the Great Depression. We have understood a few things about Great Depression, protectionist policy, how world trade falls, how it led to tariff war. No, sorry, World War II. What are Bretton Woods institution? These two are called Bretton Woods institutions. So what is IBRD? What is IMF? What is their mandate? What is temporary multilateral agreement? Geneva Conference, GATT. What was GATT? Limiting, removing tariff to goods, limited to. No, all this we have already talked about. What is policy of protectionism? What are quotas? Can anyone tell me what are quotas? Anyone who can tell me what are quotas? We have discussed in the last class. Sir, it's kind of like to put limit on trade. It's like some numbers. Yes, yes. Thank you. That only 100 kilograms, kilogram of 100 kilogram of gold can be imported in India. That's it. Not more than that. We are going to import. Subsidies. We're going to see all the subsidies, all the amber box, green box. We're going to see it today. Domestic regulation and all. So that's how we are going to do. What is grand bargain? I think we have talked about grand bargain. Developing countries agreed to include IPR and services, and developed countries agreed to include agriculture and textiles. So what are the principles of reciprocity, MFN, national treatment? I think we have discussed all these things earlier. Shall we move ahead? Okay. So WTO बेसिकली इसके ऊपर भी एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसका नाम, इसके ऊपर भी एक चीज होती है मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस, जो कि मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस जो होती है जिसमें कि ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर हर कंट्री के जाते हैं, ठीक है। इसके नीचे होता है जनरल काउंसिल। इस जनरल काउंसिल के दो काम होते हैं, ट्रेड रिव्यू पॉलिसी, दैट वॉट एवर पॉलिसीज आर देयर, तो उनको रिव्यू, जैसे पॉलिसीज में क्या क्या था, जैसे ये कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, रेसिप्रोसिटी, एमएफएन, नेशनल ट्रीटमेंट, और नए नए कुछ ना कुछ आते रहते हैं, डी मिनिमस, अभी हम पढ़ेंगे, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, व्हाट डज इट मीन एंड ऑल। तो ऐसी पॉलिसीज को ये रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं। एक होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी क्या होता है, बेसिकली अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो हाउ दे रिजॉल्व द डिस्प्यूट, हाउ दे आर गोइंग टू अराइव एट द कंक्लूजन कि हम क्या इसका फाइनल सोल्यूशन है। सिंपल बात है ये, this is I'm saying with my experience that organization flourishes which has the power to resolve the disputes। जो ऑर्गेनाइजेशन जितने अच्छे तरीके से डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकती है उतना ही उस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो ये जनरल काउंसिल के क्या हो गए, दो काम हो गए। पहला काम क्या हो गया, ट्रेड रिव्यू पॉलिसी, दूसरा काम क्या हो गया, डिस्प्यूट सेटलमेंट। समझ में आ गया? शैल वी गो अहेड? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास इफ यू कैन, दैट्स अ रिक्वेस्ट, because again it's the same thing. General Council has 3 councils below it. Fine. हमने देखा था WTO में क्या पहले क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था GATT, और GATT में बहुत सारी चीजें थी नहीं, ठीक है। तो अब बाद में किस बात को इंक्लूड करने के लिए बात बोली गई थी, ग्रैंड बार्गेन में IPR को और सर्विसेज को, ठीक है। तो उन्होंने 3 बना दिए, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स,
काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स से डाउन, IPR, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है, ये 3 काउंसिल्स बना दिए इन्होंने। अब अगर गुड्स से रिलेटेड कोई बात होगी तो वो इस काउंसिल में जाएगी, ट्रिप्स से रिलेटेड कोई बात होगी तो इस काउंसिल में जाएगी, सर्विसेज से रिलेटेड कोई बात होगी तो इस काउंसिल में जाएगी। अभी जो रिसेंटली जो प्रॉब्लम चल रही है जिसमें कि इंडिया वेवर मांग रहा है, वो इसी काउंसिल में है। वो जो इशू चल रहा है वो इसी काउंसिल में चल रहा है। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका लगे पड़े हैं उस काम में। मैं बताऊंगा अभी क्या है वो। बेसिकली क्या बात है, सिंपल सी बात है, इंडिया और साउथ अफ्रीका क्या चाह रहे हैं कि जो वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन को हम अभी सिर्फ एक, मतलब एक पर्टिकुलर वैक्सीन को सिर्फ एक ही कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो वैक्सीन के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ये चाह रहे हैं कि भाई अभी हम वो एक ही कंपनी ना बनाए, जैसे कोविशील्ड है तो उसको एक ही कंपनी ना बनाए और कई सारी कंपनीज बना सके उसको। तो इस पर्टिकुलर चीज में ऐसे प्रोविजंस हैं, मतलब ट्रिप्स के ऐसे प्रोविजंस हैं कि जो उसको रोक रहे हैं एक कंट्री से ज्यादा बनाने के लिए। विल सी इट लेटर ऑन क्या क्या प्रोविजंस है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका अक्टूबर से ही लड़ रहे हैं कि भैया कोशिश करो कि भैया हम सारी मतलब वैक्सीन का मास प्रोडक्शन कर सके। आज की डेट में क्या प्रॉब्लम आ रही है वैक्सीन से रिलेटेड, कैन एनीवन टेल मी? Niranjana, can you please tell me what is the latest problem that we are encountering related to vaccine? Yes, sir. So आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? Main issue is the availability of vaccine, and also as you restrict age groups for vaccine availability, उससे चलो भी वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। सबसे बड़ा इशू आपने बता दिया है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी नहीं है, 4-4, 5-5 दिन, 15-15, 20-20 दिन लोगों को वेट करना पड़ रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। एंड सर प्रोसीजरल क्लैरिटी भी नहीं है। How do you go about it to get yourself registered and get the vaccine? चलो वो एक देखो, ये दो जो मैटर आपने बताए, पहला जो ये एज ग्रुप वाला जो बताया, दूसरा जो आपने प्रोसीजरल क्लैरिटी बताया, ये दोनों ऐसे इश्यूज हैं जो इंडियन गवर्नमेंट अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों इश्यूज को। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये इश्यूज इंडियन गवर्नमेंट अपने लेवल पे इशू कर सकते हैं प्रॉब्लम को। बट अवेलेबिलिटी, सर वो प्रोसीजरल क्लैरिटी वाला समझ नहीं बराबर। प्रोसीजरल क्लैरिटी का मतलब ये है कि कैसे रजिस्टर कराना है, कौन सी वाली कैसे कैसे उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, कब हमारा नंबर आएगा, ये प्रोसीजरल क्लैरिटी आई थिंक निरंजना वाज ट्राइंग टू से। एम आई राइट निरंजना? यस सर, जैसे हॉस्पिटल्स का प्रोसीजर अलग है, डिस्पेंसरीज का अलग है। आप मतलब बॉर्डर भी क्रॉस कर लो फरीदाबाद में, there's a different system, दिल्ली पहुंचते there's a different system, so there's a lot of chaos out there, confusion and chaos। ये ऐसी चीजें हैं जो विद इन इंडिया सॉल्व की जा सकती हैं, राइट। what this is what I'm trying to tell you, that ये ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि इंडिया में ही सॉल्व किया जा सकता है। पर अवेलेबिलिटी एक ऐसा इशू है, अवेलेबिलिटी मैं दोबारा लिख देता हूँ, अवेलेबिलिटी AVAILA, अवेलेबिलिटी देख लेना स्पेलिंग में कोई पता नहीं गड़बड़ हो रही है। तो अवेलेबिलिटी एक ऐसा इशू है जो कि लिंक्ड है प्रोडक्शन से, ठीक है भाई। जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही तो वैक्सीन लग पाएगा। प्रोडक्शन क्या हो रही है? प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंपनी में हो रही है। क्यों हो रही है उसी एक कंपनी में प्रोडक्शन? उसी एक कंपनी में क्यों हो रही है? क्यों बाकी कंपनी मर गई है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, सब जिंदा हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वो एक कंट्री ने जिसने वो कराया तो उसको पेटेंट मिलेगा, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा पेटेंट एंड ऑल, ठीक है। WTO में प्रॉब्लम आएगी, वो क्योंकि ट्रिप्स के प्रोविजंस हैं, अभी आगे देखेंगे ट्रिप्स के क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो WTO का ट्रिप्स वाली जो चीज है वो मास प्रोडक्शन करने के लिए, मतलब जिस कंपनी ने बनाया है वो ही उसको प्रोड्यूस करेगी और कोई और नहीं कर सकती है, ठीक है। ऐसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी पेटेंट हम वेवर ऑफ नहीं कर सकते क्या? अभी हम देखेंगे उस चीज को भी। बट व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन? ठीक है, देयर इज नथिंग इन ह्यूमैनिटेरियन। there is a famous quote, by Winston Churchill. Who was Winston Churchill? British Prime Minister. Very good. तो उसने एक बार बोला था कि भैया कोई सच्चा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में there are no true friends, no true enemies.
There are only vested interests. Vested interests हैं सिर्फ. समझ में आ गई बात? कोई पक्का दोस्त नहीं है, कोई पक्का दुश्मन नहीं है, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है सबके. ह्यूमैनिटेरियन तो बाद की बात आती है. ठीक है. तो वो इंडिया और साउथ अफ्रीका जो गुहार लगा रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो इसी काउंसिल में कर रहे हैं. इसी काउंसिल में वो लड़ रहे हैं, क्योंकि वो सुनवाई अल्टीमेटली इसी काउंसिल में होगी उस चीज की. इज दैट वेरी क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया इसका? जनरल काउंसिल के ऊपर कौन बैठा है? मिनिस्ट्रियल काउंसिल कॉन्फ्रेंस. वो कौन अटेंड? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन होता है? ट्रेड एंड वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. अब बेसिकली WTO क्या है? इज अ मेंबर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन. यहाँ सब लोग बैठते हैं, डिसाइड करते हैं, हाँ भैया ये प्रोडक्ट को ले लेना चाहिए, हाँ उस प्रोडक्ट को छोड़ दो, हाँ इसको कर लो. ये आपस में निगोशिएट करते रहते हैं सबके सब. ठीक है. और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना, वो मेंबर्स खुद ही करते हैं. इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है मेंबर्स खुद करते हैं. क्यों? क्योंकि WTO के पास में ना अपना कोई स्टाफ बहुत सारा है नहीं. मेरे हिसाब से अगर आप एक बार गूगल करना कितना स्टाफ है, मेरे हिसाब से 1000 से ज्यादा स्टाफ ही नहीं है इनका. 1000 से ज्यादा स्टाफ नहीं है इनका. और इनके DG का भी नाम बताना, डायरेक्टर जनरल कौन है इनका, प्लीज बताना मुझको, मैं भूल गया हूँ. इनका स्टाफ बहुत ज्यादा नहीं है. तो ये क्या करते हैं, बस पॉलिसी रिव्यू. सॉरी 650 650 ना? हाँ 650 ही है. एंड इनके डायरेक्टर जनरल का नाम रॉबर्टो एजेवेडो है. वो पहले था शायद. सब कोई अफ्रीकन अमेरिकन नहीं है, मुझसे पढ़ा नहीं जाना. अच्छा, नाम बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, याद रट्टा मार लेना उसका. इससे पहले रॉबर्टो एजेवेडो था, मुझे याद है पहले था, पर लेट्स नॉट राइट इट बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले था ये रॉबर्टो एजेवेडो. अब का मुझे पता नहीं है कौन है. तो इसका क्या है? Okay, चलो ठीक है. फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमन टू टेक दिस पोजीशन. अच्छा, चलो ठीक है. सो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई है. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. इसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है? अब देखो टेक्निकली क्या है, इसमें एक बड़ी अजीबोगरीब बातें हैं, बट लेट्स सी. टेक्निकली क्या है कि WTO का प्रॉब्लम क्या है? डेवलपिंग वर्सेस डेवलप्ड. ये हमने समझा था, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ना. हमने वो कॉन्सेप्ट समझा था प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वाला. तो डेवलपिंग और डेवलप्ड के बीच में प्रॉब्लम क्या है कि वे डेवलप कर रहे हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वो एक प्रोडक्ट को वो सस्ते में प्रोड्यूस कर सकती हैं, और डेवलपिंग कंट्री उसी प्रोडक्ट को महंगे में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो उतनी डेवलप्ड नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी उतनी प्रोसेस नहीं है, रिफाइंड नहीं है उनकी प्रोसेस. तो इसीलिए क्या है, ये प्रोसेस उन पे प्रॉब्लम चलती रहती है. तो थ्योरी में क्या है भैया, एक कंट्री है, एक कंट्री का एक वोट. ठीक है. अब बात ये हुई कि भैया जितनी भी कंट्रीज, आई थिंक 150 के आसपास कंट्रीज हैं, तो उसमें से 2/3 तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. तो इसका मतलब जो भी उनका डिसीजन बनेगा वो क्या होगा? डिसीजन डेवलपिंग के फेवर में होगा, हाँ या ना? बाइंडिंग होगा बाकी है ना. डेवलपिंग के फेवर होगा, तो ये तो डेवलप के लिए प्रॉब्लम है. तो उन्होंने प्रैक्टिस में ऐसा करा कि कंसेंसस लेंगे भाई, हम सबका कंसेंसस लेंगे कि हाँ सब मानेंगे तो ठीक है, वरना नहीं. अगर सब मानते तो ठीक है. अब इसमें भी ना दो प्रॉब्लम्स हैं. दो प्रॉब्लम नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्रीन रूम मीटिंग इज अ प्रॉब्लम. ग्रीन रूम मीटिंग में क्या है, ये देखो, WTO green room meetings are small gatherings of representatives from up to 30 लोग आते हैं. Members of the country invited by the DG. They are designed to provide the basis for a consensus on critical negotiating issues. अब युगांडा का आदमी तो डेफिनेटली इस 30 में नहीं होगा. युगांडा वाला आदमी नहीं होगा इसका. युगांडा का जो ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर है, ठीक है. ये टॉप 30 में इंडिया वाला तो डेफिनेटली होगा, इंडिया तो होगा, ठीक है. लेकिन अधिकतर ये डेवलप्ड नेशंस वाले में होते हैं. और ये बेसिस बना दे टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर कंसेंसस on critical negotiating issues that can be brought to the WTO membership as a whole. Green Room appears to be a necessary feature of a consensus building
in such a large organization, but they have been criticized because they tend to favor representation from high and large and high income member countries. Got this point? तो बट इन्होंने लिमिट क्यों लगाई सिर्फ 30 मेंबर्स की? व्हाई कांट दे इंक्रीज? ऐसा कुछ लिमिट नहीं है, वही ये मतलब देखो ना, अगेन प्रैक्टिकल सिनेरियो अलग हो जाता है कि यार इतने सारे लोग कहाँ बैठ के बातचीत करते रहेंगे, तो उन्होंने लिखा है अप टू 30, कम भी हो सकते हैं ऐसे। तो इतने सारे लोग कहाँ बैठेंगे एक साथ में? 150 लोग बैठ के कहाँ कंसेंसस आ पाएगा? 150 लोगों में बैठेंगे तो ऑब्वियसली हम 10 लोग भी साथ में बैठेंगे तब भी हम कंसेंसस पे नहीं आ सकते इतनी आसानी से, ठीक है? तो 150 लोग तो हम थोड़ा सा दिमाग वाले लोगों को और निकाल लेते हैं, ठीक है? जैसे मैंने जैसे बिल्कुल इन द सिमिलर वे आप समझो, याद है मैंने एक बात की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका क्या काम था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 2 काम बताए थे, एक तो इम्प्लीमेंटेशन और एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉज, और एक फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, याद है? तो फिर उसमें ये आई थी बात कि उसमें भी एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी, उसमें भी ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी एक, और उस ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन कौन था? मिस्टर B.R. अम्बेडकर थे उसके चेयरमैन। ड्राफ्टिंग कमिटी मतलब जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, बिल्कुल सेम ही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो सेम ही थी, इतने सारे लोग थे, लेकिन उसमें से भी कुछ ही लोगों को उठा के रखा गया, उनको बोला गया कि फ्रेमिंग करो कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, आपको ज्यादा बेहतर पता है, तो आप करो, ठीक है? फिर बाद में हमारे सामने रख देना, हम उसको देख के कर लेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली ग्रीन रूम मीटिंग्स है, कंसेंसस का ओवरऑल चीजें ये बेसिस डेवलप कर लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं फेवर करते हैं लार्ज एंड हाई मेंबर कंट्रीज को। ओके समझ में आ गई बात? ग्रीन रूम मीटिंग तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं है बहुत ज्यादा, वेरी वेरी, दिस इज नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कहीं पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, बहुत सारी मेंबर कंट्रीज को पता नहीं चलती है। ओके, अब क्या है, अब एक दूसरा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सप्लायर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे PAL है और यहाँ PLE है, ठीक है? तो प्रिंसिपल सप्लायर, जैसे अभी याद है कोरोना वायरस के टाइम पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन USA को चाहिए थी, याद है? अभी यस सर, याद है ना? इंडिया ने रक्षिता, कुछ नेगोशिएट किया था एंड देन दे सप्लाइड। रक्षिता, you have any idea what is hydroxychloroquine? You have any idea about it? No, sir, I'm not that aware. Okay. So this is a drug, hydroxychloroquine, which helps in treating malaria. It was found that few HCQ might be helpful in the treatment of COVID also. तो इंडिया में तो मलेरिया जैसी डिजीज एग्जिस्ट करती है। हाँ, अब एक क्वेश्चन, मैंने आंसर बता दिया वैसे, पर एक क्वेश्चन, US इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद भी उसकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं थी उनके पास में। तो उनके एनवायरनमेंट में वो वायरस है नहीं, वायरस कुछ नहीं है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मतलब ड्रग जो है वो अमेरिका बनाता ही नहीं है। स्ट्रेंज, ऐसा क्यों? तो वहाँ मलेरिया है ही नहीं तो। वेरी गुड। मलेरिया जैसी डिजीज ही नहीं है वहां पर, मलेरिया सब इरेडिकेट हो चुका है वहां पर, तो बचा ही कुछ नहीं है वहां पर, तो ठीक है। तो मलेरिया तो इसीलिए क्या है, इंडिया में तो अभी भी चल रहा है, इसीलिए इंडिया प्रोड्यूस करता है। वैसे भी इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है ना बात, इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। यस सर, ये पता होना चाहिए, इंडिया इज कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये जेनरिक, वी आर द वन कंट्री विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ जेनरिक ड्रग्स। अभी मैं मतलब बताऊंगा इनके बीच में। इंडिया वर्सेस US रिगार्डिंग HCQ, मतलब ये अब क्या है, इंडिया ने मतलब US ने बोला इंडिया को कि आप हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दो। तो अब जो मेरे ट्रेड के जो टर्म्स हैं जो US के साथ में है, ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि मैं सिर्फ US को ही ऐसे फेवर नहीं करूंगा, मैं सबको इक्वली ये फेवर दूंगा। भाई ऐसे नहीं कि मैं 100 रुपए की एक दवाई बेच रहा हूँ, एक पत्ता बेच रहा हूँ US को, और मैं पाकिस्तान को बेचूंगा 500 रुपए की,
या साउथ अफ्रीका भी बेचूंगा 200 रुपए की, नहीं, सबको 100 रुपए की। समझ में आ गई बात? या मैं सबको उतना ही बेचूंगा। दिस कॉल्ड प्रिंसिपल, सप्लायर प्रिंसिपल। अब दो कंट्रीज में लड़ाई होती रहती है, जैसे मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल बताया था अल्फोंसो का एग्जांपल बताया था। तो दो कंट्रीज में लड़ाई होती रहती है, तो पहले तो वो कहते हैं कि आपस में ही सॉल्व कर लो, 60 दिन दे देते हैं, नहीं है तो पैनल के पास भेज देते हैं, पैनल अपनी एक रिपोर्ट बनाती है तो पार्टीज को दे देती है, मान लो इस सोल्यूशन को, ठीक है, और वही रिपोर्ट वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को दे देती है, ठीक है। अब अगर कोई भी पार्टी खुश नहीं होती तो वो अपील कर सकती है, जैसे यूजुअली चाइना करती रहती है, अपील करती है, 60 से 90 दिन के अंदर करनी होती है। अपील करके फिर दोबारा वो डिस्प्यूट फर्दर उसको अपीलेट, एक अपीलेट बोर्ड भी होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड का अपीलेट बॉडी भी होती है, तो वो फर्दर एक रिपोर्ट बनाता है, ठीक है। और वो अगर रिपोर्ट, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो भैया वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन हो जाएगा, या फिर जैसे इंडिया और चाइना में लड़ाई हो जाती है तो इंडिया भी कहेगा और चाइना चाइना और जो इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी वो रिपोर्ट वाज अगेंस्ट चाइना, कि नहीं नहीं चाइना तुमने गलत किया, इंडिया यू आर राइट। तो लेकिन वो चाइना कहता है बाढ़ में जाओ, मैं नहीं मानता तुम्हारी रिपोर्ट को। देन TSB गिव्स दिस परमिशन टू रिटेलिएट, इंडिया को रिटेलिएट करने के लिए, हाँ उन्होंने ऐसा करा तो तुम भी ऐसा करो, तुम्हारे प्रोडक्ट्स को उन्होंने ये लगाया वो लगाया, मतलब जो भी उन्होंने काम किया है तुम भी रिटेलिएशन कर सकते हो, साफ सीधी बात है। टैरिफ लगाओगे तो ये अब तुम्हें चैलेंज नहीं कर पाएंगे। इज दिस होल डिस्प्यूट सेटल मैकेनिज्म इज क्लियर? हाँ या ना? सब Yes, बट sir. एक्सपेंसेस पे तो वो पहुंचेंगे ही नहीं, रिटालिएट होता रहा तो। हाँ तो होता रहे, हमारा काम है समझना, ठीक है। वो आपस में क्या कर रहे हैं वो देख, छोड़ दो उसको, नहीं चलता रहेगा, चलता रहे, वो रिटेलिएट करेंगे, वो करेंगे। अब देखो रिटेलिएशन अल्टीमेटली WTO का काम क्या था, सोचो WTO का क्या काम था? एक सोल्यूशन देना, वो उन्होंने दे दिया। नहीं नहीं वो ठीक है, मेजर काम, मेन काम क्या है? ट्रेड बढ़ाना, ट्रेड बढ़ाना। तो टैक्स कम करना, मतलब टैक्स फ्री करना, बेसिकली फ्री ट्रेड करना। हाँ मतलब कोई कंट्री, एक कंट्री दूसरी में, मतलब टैक्स को जीरो करना बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन क्या कह रहे हैं? रिटेलिएशन, कि भैया वो टैक्स लग रहा है तुम भी लगा दो। यू गॉट माय पॉइंट? दिस इज हाउ कॉन्ट्रास्टिंग दिस इज। यस सर। पर अगेन करना पड़ता है, अब क्या करें, उनकी So मजबूरी जो है बेचारों की। एक्ट बैन हुए हैं चाइना के, इज दैट आल्सो अ फॉर्म ऑफ रिटेलिएशन? नहीं वो तो रिटेलिएशन नहीं, उनके पीछे, गुड क्वेश्चन, बट मेरे को उसका आंसर पता नहीं है, अभी मेरे को पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज मेरे जैसे जो हिसाब से ऑनलाइन एप्स बैन किए थे इन्होंने, तो डेटा बेसिकली वो सिक्योरिटी। सर्विसेज में आ गए। नहीं सुनो, वो सर्विसेज में आ गए, दैट मींस इट कैन गो टू, गुड क्वेश्चन इन फैक्ट, एंड आई डोंट हैव आंसर टू दिस क्वेश्चन, सो I'll see this and will get back to you in the next class. मैं इसको लिख लेता हूँ इनफैक्ट क्वेश्चन को ना, अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक है। सो विल सी इट, ओके ओके। अब क्या था कि GATT से हम WTO में कैसे आए, अंडरस्टैंड माय पॉइंट, GATT से हम WTO में कैसे आए, ठीक है। जस्ट अ सेकंड प्लीज। यस, हम GATT से WTO में कैसे आए? GATT कब बना था? 1948 में बना था, ठीक है। उसमें क्या था, वो लिमिटेड टू ओनली टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करता था। अब मैंने आपको नॉन टैरिफ बैरियर्स बताए थे, क्या क्या थे, जैसे बताओ मेरे को, NTB, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या थे, एग्जांपल्स दो। Quota, सॉरी, subsidies, एग्रीकल्चर, quotas, subsidies, हाँ domestic वेरी गुड, regulation. और भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे उसके।
तीन ही थे, कोटा, सब्सिडीज वो एंड एक मैंने कहा था डोमेस्टिक। बांग्लादेश की एक बिल्डिंग गिर गई थी, मैंने कुछ बताया था ना आपको, बांग्लादेश की एक बिल्डिंग गिर गई थी, अल्फोंसो वाला की इसमें फ्रूट फ्लाई है ना। दीज वर ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स। और ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब टैरिफ बैरियर जब जब कम करने के लिए जीएटीटी ने बोल दिया तो फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पहले सिर्फ टैरिफ बैरियर्स की बात हो रही थी, अब क्या होगा, जीएटीटी से डब्ल्यूटीओ में जाएंगे तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब बेसिकली क्या था कि बिफोर डब्ल्यूटीओ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, मैं इसको इंडिया चाइना इंडिया और यूएस लिख देता हूं, इजी हो जाएगा। इंडिया मतलब डेवलपिंग, यूएस मतलब डेवलप्ड, ऐसी कंट्रीज। तो पहले क्या था, बिफोर डब्ल्यूटीओ ऐसे 22% प्रोडक्ट्स थे, 22% जो कि बिफोर डब्ल्यूटीओ जो कि ट्रेड में थे, ट्रेड नेगोशिएशंस में थे। आफ्टर डब्ल्यूटीओ कितना था, 78 75% के आसपास थे। यूएस मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का क्या था, बिफोर डब्ल्यूटीओ 78% डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, एंड आफ्टर डब्ल्यूटीओ 99%, मतलब उनके तो लगभग सारे प्रोडक्ट्स आ गए। पर यहाँ पे सब्सटैंशियल गेन तो अल्टीमेटली डेवलपिंग को ही हुआ। इतने प्रोडक्ट्स को हम डब्ल्यूटीओ के रेजिम में ले आएंगे, मतलब कि हाँ इस प्रोडक्ट को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को भी ट्रेड कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को भी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ बॉटल ऑब्वियसली दिस इज अ बॉटल, तो सपोज ये हमारे उस प्रोडक्ट में नहीं है कि इसका ट्रेड के लिए मना, उसके ट्रेड के लिए कोई बात ही नहीं होती है। दिस इज आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द डब्ल्यूटीओ, सपोजिटली आई एम जस्ट टेलिंग यू। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे 75% प्रोडक्ट्स जो है डेवलपिंग कंट्रीज के आ गए थे। ठीक है सर, कुड यू जस्ट रीस्टेट, हमने किस चीज के स्टैट्स डिस्कस किया अभी? आई एम कंफ्यूज। सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। तो कुड यू रीस्टेट, अभी आपने किस चीज के स्टैट्स बताए हैं? मैंने ये बताया है कि डेवलपिंग कंट्रीज के पहले बिफोर डब्ल्यूटीओ 22% प्रोडक्ट्स वर इनटू ट्रेड। ठीक है, जब जब क्या हुआ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि हमने देखो जीएटीटी में क्या था, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल तो था ही नहीं जीएटीटी के अंदर, ये तो बाद में आया है, हमने देखा था ना ग्रैंड बार्गेन में, है ना। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स, और अल्टीमेटली देखो अगर खुद भी सोचो आप, इंडिया इज स्टिल एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है हमारे एग्रीकल्चर में। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, तो ये सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आ गए। पहले 22% इंडिया, मतलब डेवलपिंग कंट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके 22 प्रोडक्ट ही निगोशिएशन में जाते थे डब्ल्यूटीओ की, अब वो बढ़ के 75% हो गए। इन द सिमिलर वे 78% के डेवलप्ड के ऑलरेडी 78 थे तो उनके 99% हो गए। समझ गए? सपोजिटली डेवलपिंग कंट्रीज के पास भी 100 प्रोडक्ट्स हैं, डेवलप्ड के पास भी 100 प्रोडक्ट्स हैं, तो डब्ल्यूटीओ के थ्रू जो ट्रेड का किया जा सकता है, बिफोर डब्ल्यूटीओ तो जीएटीटी था तो 22 प्रोडक्ट्स को ट्रेड किया जा सकता था थ्रू जीएटीटी, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में वो ऑलरेडी 78 था। ठीक है, और आफ्टर डब्ल्यूटीओ आने के बाद में वो इंक्रीज हो गया 75% तक, और डेवलप्ड कंट्रीज का हो गया 99% तक। इज दैट क्लियर? तो कोई स्पेसिफिक रीजन इस डिस्पैरिटी के लिए? इसका बेसिक, क्योंकि देखो ना उनके पास में इतनी, देखो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ये फेवर करता था शुरू से डेवलप्ड कंट्रीज को। ये डिस्पैरिटी इसीलिए ही थी क्योंकि कहीं ना कहीं वो फेवर करता था ना जीएटीटी डेवलप्ड कंट्रीज को, लेकिन ऐसा होना भी जरूरी, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन होना भी जरूरी था। तो फिर जब ग्रैंड बार्गेन हुआ कि भैया हम आईपीआर और सर्विसेज लेके आएंगे, आप क्या लेके आओगे, हम आईपीआर और सर्विसेज लेके इंक्लूड करेंगे, आप एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल। और ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है, आप नॉर्मली भी सोचो तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी ही होती है अधिकतर, बस ये अपना खेती करते हैं, खाते हैं और जिंदा रहते हैं, बस। यू गेटिंग माय पॉइंट?
इसीलिए एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स को इंक्लूड करवाया गया फिर। यस सर। इसलिए पहले इसको एम्बिट से बाहर रखा गया था। तो WTO बनने में क्या हुआ, पहले तो टैरिफ बैरियर से फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। इन्होंने टैरिफ शेड्यूल बनाया, मतलब बेसिकली क्या था कि हर कंट्री में ये डिसाइड कर दिया कि भैया आप इतने से ज्यादा, एक पर्टिकुलर जैसे सपोज करो 100 रुपए से ज्यादा आप टैक्स नहीं लगा सकते। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, सो रॉन्ग एग्जांपल बट फाइन टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप 100 रुपए से ज्यादा का टैक्स नहीं लगा सकते हो, सिंपल, ठीक है। मैक्सिमम टैक्स अ कंट्री कैन इम्पोज, ठीक है। फिर अग्रीमेंट तो इस बात पे हुआ है कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को इंक्लूड करना है। तो ग्रैंड बार्गेन में हमने पढ़ लिया था, ग्रैंड बार्गेन में कि हाँ हम ऐसा करेंगे तुम वैसा करो। WTO में SPS आया। SPS क्या है? सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। ये बता देता हूं मैं यहीं पर ही, छोटा सा टॉपिक है, बाद में भी आएगा तो विल जस्ट स्किप इट आउट। जैसे इंडिया के जो मैंगोज गए थे यूरोपियन यूनियन, उन्होंने मना कर दिया इसमें फ्रूट फ्लाई है, इसलिए करके मना कर दिया। अब सपोज करो इंडिया के यहां से प्रोडक्ट जाता है, कोई प्रोडक्ट ए जाता है, यूरोपियन यूनियन ये बोल सकता है कि ये अल्फोंसो ही गया, यूरोपियन यूनियन ये भी तो बोल सकता है कि भाई जो आपके यहाँ पे उगाए गए ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें 20% पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया है, इसलिए हम नहीं ले रहे। या आपने इसके अंदर हमें 15% का बैक्टीरियल कंटामिनेशन मिला है, तो इसलिए हम नहीं ले रहे, हम ले ही नहीं रहे। अब ये तो बहुत ही टेक्निकल चीज हो गई भाई। इंडिया का एनवायरनमेंट अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है, ठीक है। और मतलब उनका कहना था कि भैया हमारे लोगों की हेल्थ खराब हो जाएगी खा के, ठीक है, हमारे लोगों की हेल्थ खराब होगी पेस्टिसाइड्स खा के, उनका कहना ये था, कॉन्सेप्ट ये था। और ये हमारे अब बेसिकली तो एक तरह से ट्रेड बैरियर ट्रेड हो गया। तो तब WTO बैठा और उसने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, स्टैंडर्ड्स कि भैया इस इतने लेवल तक बैक्टीरियल कंटामिनेशन है तो कोई कंट्री लेने से मना नहीं करेगी। हाँ इससे ज्यादा है तब मना कर सकते हैं, इतने लेवल तक पेस्टिसाइड्स अगर हैं तो कोई कंट्री लेने से मना नहीं करेगी, बट इससे ज्यादा है तो मना कर देगी। तो वो थोड़े से रिलैक्स, अब इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने स्टैंडर्ड इस तरह से सेट करा ना तो उससे इंडिया को नुकसान हो, ना यूरोपियन यूनियन या फिर कोई भी अदर कंट्री को या डेवलपिंग कंट्रीज को नुकसान हो, या ना डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्थ इश्यूज और एनवायरमेंटल इश्यूज में नुकसान। समझ में आ गई व्हाट आर SPS, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स? Is that clear? Okay. So what does this term phytosanitary mean? Like बस प्लांट को लेकर फाइटोसैनिटरी, प्लांट वगैरह को लेकर चीज होती है ये। अब मैं इतने डीप में जाना नहीं चाहता, मैं आई जस्ट वांट टू डेडिकेट माय टाइम टू ट्रिप्स। मतलब ये समझ लो, मैंने बता दिया ना। ऐसे अगर मैं प्लांट को लेके जाना चाहूँ या मेडिसिनल प्लांट को लेके जाना चाहूँ, वहां पर नीम के पत्ते बेच रहा हूँ मैं, अब क्या हो जाएगा? तो फाइटोसैनिटरी में आ जाएगा वो। आम तो मैं खाऊंगा ना, ठीक है, या मैं उसमें मतलब देयर आर सेवरल थिंग्स इनटू इट, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट मेरा बस वो है कि फाइटोसैनिटरी मतलब ये वाले हो गए, और जिसमें हेल्थ का और बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑल, और उसमें प्लांट और एनिमल की चीजें हो गई। अब मीट बेचना है वो एनिमल का फाइटोसैनिटरी वाला में जाएगा, ठीक है। नाउ द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रिप्स। अच्छा ये भी है AOA, लेट्स सी AOA, SPS एंड ट्रिप्स। हाँ हम पहले AOA पढ़ लेते हैं। AOA बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कर रहे हैं डिस्कशन तो AOA का जानना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाट इज AOA? कोई फुल फॉर्म बता दे मेरे को इसकी। हमने वो ऊपर देखा था ना, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। वेरी गुड, हाँ, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसमें 3 चीजें होती हैं, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। मार्केट एक्सेस का मतलब क्या है
कि जब ये WTO में आया तो उन्होंने ये बोला कि भैया हमारे जितने भी नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं आप उनको कन्वर्ट कर दोगे टेरिफ बैरियर्स में। आप मतलब ऐसे कोई फालतू के टेरिफ, आप टेरिफ लगा लो लेकिन आप नॉन टेरिफ बैरियर्स की वजह से ट्रेड में ट्रेड नहीं होना, आपका ट्रेड रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला टेरिफिकेशन, कि भाई चलो आप 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगा लो लेकिन आप नॉन टेरिफ बैरियर्स नहीं लगाओगे। ठीक है, दिस कॉल्ड टेरिफिकेशन। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई अगर चलो पहले आपके 5% थे, आपने बढ़ा के इसे 25% कर दिया, कोई बात नहीं, आपको करना है ऐसे कर लो, कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप ये इंश्योर करोगे कि ये धीरे धीरे करके हम रिड्यूस करते जाएंगे इसको। समझ में आ गया? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत ज्यादा इश्यू वाली बात नहीं है, और अल्टीमेटली जीरो करना है आपको। तो अल्टीमेटली ट्रेड का उनका वही है, कॉन्सेप्ट ही है। तो हाँ या ना? ये समझ में आ गई बात, क्या चीज है ये? टेरिफिकेशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर्स टू टेरिफ बैरियर्स क्या है, फेज आउट टेरिफ। आपको खत्म करना पड़ेगा टैरिफ। अभी नहीं, 10 साल 20 साल 30 साल 4 साल। हाँ बोलो सर, ऐसा कोई एग्जांपल है हमारे पास जो ये हुआ एक्चुअली में कि अब फ्री ट्रेड हो रहा है एग्रीकल्चर में और इसी प्रोसेस के थ्रू हुआ? मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैंने पढ़ा तो था बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या एग्जांपल था। अब गूगल कर लेना, इसको मिल जाएगा। ओके सर, गूगल कर लेना। बेसिकली दिस वाज कॉल्ड मार्केट एक्सेस, कि आपको ऐसे करके कम करना है। बेसिकली एक प्रिंसिपल है ये, मतलब बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कि हमने इस तरह से करना है। एक हमें गाइडलाइन दे दी एक तरह से, ऐसे ऐसे करना है। नाउ द सेकंड थिंग इज डोमेस्टिक सपोर्ट। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब, अब देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। इसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसका। ये इंडिया हो गया, ये यूएस हो गया। यहाँ पे 100 रुपए पर केजी मिल रहा है, 100 रुपए पर केजी मिल रहा है वीट। यहाँ भी 100 रुपए पर केजी मिल रहा है वीट। ठीक है, तो अब कोई दोनों के बीच में कोई बैरियर नहीं है ट्रेड का। तो ये यूएस में कितने का बिकेगा भाई? 5 रुपए तो इसका ट्रांसपोर्टेशन लग जाएगा, 5 रुपीज। तो 100 और कुछ तो वो मतलब तो 105 से तो कम बेच ही नहीं सकते, 106 में बिक जाएगा, 107 में 110 लगा दो। समझ में आ गई बात? हाँ या ना? यस सर। आगे ना? अब चलो, अब सपोजिटली इंडिया स्मार्ट गेम खेलती है, और वो हो भी रहा है आज की डेट में। ठीक है, इंडिया अपने फार्मर्स को कहती है ये लो पैसे। ठीक है, आपको ये बनाने में कितने कितने रुपए लगे? 100 रुपए किलो लगे। पैसे लो आप कितने? 99 रुपए मुझसे ले लो केजी के हिसाब से, जितना भी आप वी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो भाई इस फार्मर को कितने का पड़ा ये? 1। बताओ, 1 रुपये पर केजी। अब ये यूएस में बेचना चाहेगा, 5 रुपए इसका ट्रांसपोर्टेशन लग गया। यूएस में कितने का बेच देगा? आराम से 20 रुपए का बेच देगा। हाँ या ना? अब यूएस वाला कितने का है? 100 रुपए पर केजी है। इंडिया वाला कितने का है? 20 रुपए पर केजी है। तो यूएस के लोग कौन सा खरीदेंगे? 20 ऑब्वियसली ये वाला, ऑब्वियसली ये वाला खरीदेंगे। हाँ या ना? लॉजिकल बात है कि नहीं है? यस सर। दिस इज कॉल्ड ट्रेड डिस्टॉर्शन। ट्रेड डिस्टॉर्शन बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, और अगर देखा जाए तो टेक्निकली ये गलत भी है। हाँ या ना? भाई गलत भी है भाई, ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ी ना हुई। लेवल प्लेइंग वर्ड इज लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ी ना हुई है भाई। यहाँ के फार्मर्स को तुमने 99 रुपीज का ये दे दिया, पैसे ही पकड़ा दिए उनको। भाई आपने जितना भी अगर आपने 50 किलो करा है तो 50 इंटू 99 रुपीज के हिसाब से मुझसे पैसे पहले पैसे ले लो, अब एक्सपोर्ट कर दो। तो इसको क्या बोलते हैं बेसिकली? सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, वो तो अलाउड ही है। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, तो अब भी है, बिल्कुल सही बात है।
है ना। सर बट इससे फार्मर्स को तो फायदा भी हो रहा है ना, तो इसमें गलत क्या हुआ? बीइंग अच्छा इंडिया अच्छा, तो के यूएस के फार्मर्स कहाँ जाएंगे? इंडिया के तो फार्मर्स को फायदा हो रहा है इससे, यूएस के फार्मर तो भूखे मर जाएंगे। तो सर यूएस भी तो फिर सब्सिडी दे सकता है ना, देता भी होगा। हाँ तो तेरे, अच्छा चलो दे दी इसने भी 99 रुपीज की सब्सिडी दे दी, चलो तो फिर बात वहीं आ गई, वही तो। फिर इनका भी 1 1 kg हो गया, फिर वापस वहीं पे बात आ गई। सर ये भी है ना कि हम लोग मतलब एक अमाउंट पे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, वो बिक भी तो इंटरनेशनल मार्केट में कम ही रहा है। तो नहीं अब मैं समझा नहीं, पूरा दोबारा बोलो। मतलब अगर हम फार्मर्स को एज गवर्नमेंट एज अ देश हम देख रहे हैं कि हम 99 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड हमारा इंटरनेशनल इनकम 20 रुपीज 25 रुपीज हो रहा है, तो हम्म। अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी में तो लॉस ही है ना। नहीं नहीं, पैसे तो आएंगे ही भाई उसमें। अरे सर पर जितना हमने लगाया, मतलब मैं आपके एग्जांपल से ही समझना चाह रहा हूँ कि हाँ आपने हाँ जो मैं बोला समझा उस नहीं, हिसाब मैं से। क्वेश्चन नहीं समझा आपका, दोबारा बताओ। मतलब मेरे पूछने का जैसे मैं पूछ ही रहा था कि आपने बोला कि मान लो 100 रुपीज पर केजी है, तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि ये लो 99 रुपीज हम्म एंड आप 1 रुपी केजी में आपको पड़ गया। फिर वो हम्म बाहर बेचते हैं, तो बाहर मतलब अमेरिका जाता है तो वो 20 रुपी केजी में बिकता है। हम्म तो मतलब देखा जाए तो हमारे देश में मतलब कंट्री में तो 20 रुपीज वापस आ रहे हैं, और हाँ हमने इसको बिल्कुल, बिल्कुल है, वो तो बात है ही है। हाँ लेकिन हम मतलब ये तो एग्जाम्पल देने के लिए, समझाने के लिए था, ठीक है। लेकिन मैं 99 रुपए ना देकर मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि मैं 10 रुपए की सब्सिडी दे दूं या 15 रुपए की सब्सिडी दे दूं, वो तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। हम्म ठीक है, उतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो एग्जाम्पल देके समझाने वाली बात थी कि भाई 10 रुपए का मतलब 99 रुपए दे रही है तो थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाएगा। 15 रुपए की सब्सिडी दे दूं, अब मेरा 85 रुपीज का हो गया ये, ठीक है। यहाँ पहुंचते पहुंचते 90 रुपए का हो गया, 90 पर केजी हो गया, ठीक है। मैंने 95 में बेच दिया, 95 पर केजी, इनका 100 पर केजी है, फिर भी यही बिकेगा। हाँ सर, इवेंचुअली ट्रेड तो इंक्रीज हो गया ना, एक्सपोर्ट बढ़ गया इंडिया का। इंडिया का बढ़ गया ना, उनका तो डेफिसिट हो गया, उनके यहाँ तो पैसा निकल गया सारा, उनके फार्मर्स भूखे मर जाएंगे। वो फिर इसका एक बहुत सीरियस इंपैक्ट पड़ेगा, वहां के लोग प्रोड्यूस ही करना बंद कर देंगे, भैया ये तो फ्री का काम मिल रहा है। आई थिंक हमने एग्रीकल्चर बिल में पढ़ा था ना कि भैया ये तो मतलब हम क्यों क्यों उगाए, क्योंकि हमारा खरीदने वाला कोई नहीं है, जब हमारा खरीदने वाला कोई नहीं है तो हम क्यों उगाए, है ना। तो वो उगाना ही बंद कर देंगे, वीट ही सर उगाना इस बंद कर देंगे। सर इसी कॉन्सेप्ट को डंपिंग नहीं बोलते? वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डंपिंग। अब डंपिंग, अब जब इन्होंने छेड़ दिया तो वो भी समझ लो क्या होता है डंपिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ wheat in India is 80 rupees supposedly, 100 rupees ही है, 100 rupees, but Indian farmers are selling it at 30 rupees, और जो जो 70 रुपए थे वो भारत सरकार ने चुपके से बिना घर घर जाके सबके कैश पकड़ा दिया सबको, किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डंपिंग। इतना मतलब जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है उससे कम में आप कैसे बेच सकते हो दूसरी कंट्री में, दिस कॉल्ड डंपिंग। और अगर पता चल जाता है ना इस डंपिंग के बारे में, तो इसके लिए एक सामने वाली गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। समझ में आई बात की नहीं आई? तो सर अब तक यूएस को नहीं पता चला है क्या होगा, मतलब एज ए जनरल अरे सब पता क्वेश्चन। चलता है, उनके सारा सारा दिन उनका यही काम रहता है। ये एम्बेसडर जो बैठे रहते हैं यहाँ पर, वो क्या काम करते हैं, वो यही काम करते हैं। वो पॉलिसी बैठ के, भैया आप समझ नहीं रहे हो, हर देश की पॉलिसी में क्या चल रहा है उसके एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब हम लोग खाली बैठे हैं इसका ये नहीं है वो भी खाली बैठे हैं, वो वाकई में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। वो उनके देश की पूरी इकोनॉमी और उसको चेक करते रहते हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को चेक करते रहते हैं वो लोग, उनका काम ही ये होता है बस। सर जो ट्रम्प बीच में बोलता रहता था कि लाइक कि इंडिया जैसी डेवलप कंट्रीज जो हैं वो गलत फायदा उठा रही हैं। इंडिया जैसी डेवलप्ड हाँ, कंट्री, ये सर तो मतलब वो स्टेटमेंट ही मुझे तो नहीं आया। सर वो उसने ही खुद ही रेफर करा था ना कि इंडिया अब डेवलप्ड हो गई है, लेकिन ये अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब डेवलपिंग कैटेगरी में आकर फायदा उठा रही है। तो ये सर इसी समझ में की आ गया वजह क्या से था। फायदा उठा रहे हैं?
और क्या और क्या और क्या, इनको कैटेगराइजेशन में फायदा मिलता है ना। मैं बताता हूँ क्या होता है। ये जो ट्रेड डिस्टॉर्शन की वजह से जो एमएस, मतलब ट्रेड डिस्टॉर्शन समझ में आ गया ना, एम्बर बॉक्स की हम सब्सिडी दे दे। अब एमएसपी, एमएसपी जो है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इज अ पार्ट ऑफ इट, इज एन एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये जो फार्मर्स को देते हैं आजकल, दे रहे हैं, जिसके लिए एश्योरेंस भी देना पड़ता है। तो यहां से भी डंडा पड़ता है डब्ल्यूटीओ की तरफ से। डब्ल्यूटीओ कहता है कम करो कम करो कम करो कम करो। तो अब सुनो क्या होता है। डेवलपिंग, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, 5% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1986 टू 88, ये 10% है। मतलब क्या हो गया कि ट्रेड डिस्टॉर्शन के लिए जो सब्सिडी दी जाती है, डब्ल्यूटीओ ने बोला है डी मिनिमस, हमें कम से कम करनी है, इसको कम 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 करना है हमने। तो उसने ये बोला था कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं 5% सब्सिडी दे सकती हैं अपने फार्मर्स को, अपने लोगों को, ठीक है, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया 1986 से 88 का जो प्रोडक्शन है, उसको एज अ बेस रखते हुए 5% की सब्सिडी दे सकते हैं। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज इसी प्रोडक्शन को 10% रखते हैं, 10% तक की सब्सिडी दे सकते हैं। समझ में आ गई बात? वो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना प्राची, कि भाई वो इंडिया डेवलप्ड हो चुका है, डेवलपिंग का नाटक कर रहा है, वो इसीलिए, ये देखो, ये रीजन है उसके पीछे। ओके सर। ओके, इज इट क्लियर विद एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? यस सर, इंटरेस्टेड। ओके, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब तक तुम्हारा कैमरा तुम लोगों को खुलेगा नहीं ना, मुझे समझ में नहीं आएगा कि भैया तुम समझ भी रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मेरे को बार बार पूछना पड़ता है, इसमें टाइम वेस्ट होता है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू कैन स्विच ऑन प्लीज। ऐसी सब्सिडीज जो डायरेक्ट होती हैं, इसको बोलते हैं एम्बर बॉक्स, जो डायरेक्टली दी जाती है। जैसे जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, जैसे एमएसपी, जैसे, मतलब जो डायरेक्ट ही है, बिल्कुल डायरेक्ट ही है। वाटर इरिगेशन के लिए कोई सब्सिडी दी जाए, जो डायरेक्टली दी जा रही है, एम्बर बॉक्स समझ में आ गया? यस जो सर। ऐसी सब्सिडी जो ट्रेड डिस्टॉर्शन करती हैं, फॉर एग्जांपल एमएसपी, एमएसपी भी तो डायरेक्ट उसी जैसी हो गई एक तरह से, ठीक है। और में डी मिनिमस प्रोविजन करना है, जिसके अकॉर्डिंग डेवलप्ड में 5% ऑफ 1986 1988 का प्रोडक्शन का, और डेवलपिंग में 10%, डेवलप्ड में 5%, ठीक है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा 5% 10% का क्या मतलब है। अच्छा, अब ऐसी भी सब्सिडीज होती हैं जो कि इनडायरेक्ट होती हैं। अब इसमें एक होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज ऐसी होती हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडीज, जैसे अगर कोई डिजास्टर आ गया, उसके चलते हमने फार्मर्स को कुछ पैसा दे दिया, बिकॉज दिस डिजास्टर रिलीफ इज नॉट लिंक्ड टू प्रोडक्शन। इससे हमारा प्रोडक्शन ना ज्यादा होगा या ना कम होगा, और होगा भी तो बहुत थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। भाई अगर किसी के खेत में सूखा ही पड़ गया है, तो उसकी तो फसल वैसे ही खराब हो गई है सारी की सारी, प्रोडक्शन तो वैसे ही नहीं है उसको, तो डिजास्टर रिलीफ। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? व्हाट इज डिजास्टर रिलीफ? यस सर। ठीक है। अब एक और तरह की सब्सिडी होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसे बोलते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी। अगर से कोविड है, ठीक है, कल को पता चलता है कि भैया कल को पता चलता है कि हाँ, टिंडे खाने से कोविड मर जाएगा। कल को ऐसी रिसर्च आ जाती है भाई टिंडे खाने से मर जाएगा, तो अब क्या होगा?
अब एकदम से टिंडे की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, अभी कल आज आ जाए रिसर्च, कल को डिमांड बढ़ जाएगी टिंडे की, हर आदमी टिंडे ही खाएगा। पर लेकिन टिंडे तो उगाए जाएंगे ना, टाइम लगेगा उगाने में, ऐसा तो है नहीं कि एकदम से उगा दिया जाएगा। अब फार्मर के पास में इतने पैसे भी नहीं होंगे कि वो इसको उगा पाए, हाँ या ना। तो अब क्या है, लेकिन कोविड जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए हमें टिंडे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और है रिक्वायरमेंट इस वक्त, ठीक है। अब हम फार्मर को सब्सिडी भी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते सब्सिडी? 10% का हमारे पास कैपिंग लगी हुई है, 10% की कैपिंग लगी हुई है, सब्सिडी दे नहीं सकते, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, सरकार कह रहा हूं WTO स्पेशल सर्कमस्टांसेस में प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडी दे देगी। मतलब वो ये कहेगी कि आप 5,000 मेट्रिक टन तक उगा लो, चलो कोई बात नहीं, अपनी सारी जनता को खिला दो, ठीक है। और जब हो जाएगा 5,000, या फिर 2 साल तक कर लो, ताकि आपके यहां से कोविड खत्म हो जाए। 2 साल तक प्रोडक्शन लिंक्ड हो गया, मतलब बेसिकली 5,000 मेट्रिक टन कर लो, 2 साल कर लो, 1 साल कर लो, 6 महीने कर लो, वट एवर इट इज, तो तब तक आप दे दो, कोई बात नहीं, सब्सिडी देनी है दे दो, क्योंकि यार ये कुछ एक अलग ही सर्कमस्टांसेस है। इज दैट वेरी क्लियर विद एवरीवन? सर ऐसा कभी हुआ है अभी तक इंडिया में? यार ये हुआ होगा, मेरे को भी एग्जांपल याद नहीं आ रहे हैं एक्चुअली, मेरे को बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, मेरे को एग्जांपल याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, पर आप देख सकते हो इसको ना, प्रोडक्शन लिमिटिंग सब्सिडीज, आप गूगल करोगे ना आपको मिल जाएगा। देखो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो होगा ऐसे प्रोडक्शन लिमिटिंग सब बहुत होंगी, मेरे को याद करने दो, अगर कोई याद आता है तो मेरे को। सर नो इश्यूज, गूगल कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद में आता है हमारा एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक तो हम मार्केट एक्सेस समझ लिया, डोमेस्टिक सपोर्ट समझ लिया, सब्सिडी वगैरह दे देते हैं हम। अब हो गए एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडीज में क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला कि भैया 36% एक्सपोर्ट सब्सिडी, मतलब जैसे अगर आप टमाटर एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको 500 रुपए पर किलो देंगे, पर केजी, सपोजिटली 500 पर केजी या 500 पर क्विंटल देंगे। तो बेसिकली क्या है कि अल्टीमेटली तो ये तो फायदा हो जाएगा फार्मर्स को, फार्मर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, अल्टीमेटली सब्सिडी मिल गई है। लेकिन एक्सपोर्ट सब्सिडी है, अगर आप करोगे एक्सपोर्ट करोगे तभी मिलेगा, वहां प्रोडक्शन पे है। पहले जो हम सब्सिडी दे रहे थे कि प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूस करो, यहाँ एक्सपोर्ट करोगे तो ही मिलेगी। तो क्या था, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला कि 36% रिड्यूस करो बाय 6 years, डेवलपिंग को बोला 24% रिड्यूस करो बाय 10 years। समझ में आ गई बात? ये सिंपल है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है ये, हाँ या ना? यस सर, आ गई। ओके, नाउ we'll move on to the very important topic। ये हमने पढ़ ही लिया ऑलरेडी, SPS एंड ऑल, ठीक है। नाउ वी मूव्ड ऑन टू द स्पेशल टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये सब आज की डेट का कंटेम्प्रेरी है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कंटेम्प्रेरी एंड इंपॉर्टेंट इशू। हमने ये ट्रिप्स की फुल फॉर्म हमें पता ही है। IP क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कितने टाइप का होता है? 7 टाइप का होता है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्यों प्रोटेक्ट, हमें बेसिकली इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ट्रिप्स कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके एक दवाई बनाई, कोई भी आदमी उस दवाई को ले जाके उसको देख लेगा कैसे बनाई जाती है, और फिर वो उस दवाई को अपने यहाँ बनाने लग जाएगा। तो और मैंने इतनी मेहनत करी, वो आदमी तो फ्री में ही उसको कम में बना रहा है उसको, तो मेरा फायदा क्या हुआ, है ना। तो ये IP प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब ट्रिप्स तो आया था 1995 में, तो इससे पहले क्या होता था? इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन था शायद इसका नाम, 1967 में बनी थी, रद्दी ऑर्गेनाइजेशन थी, इनइफेक्टिव थी, कुछ काम ज्यादा कोई मानता नहीं था इसकी बात, ठीक है। अब क्या था कि ये तो समझ में आ गया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए
ये क्या बोलते हैं वो करता था, मतलब प्रोटेक्ट करना है हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। अब मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड और ये वाली स्लाइड मैं इंटरमिंगल पढ़ाऊंगा, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आधा घंटा डेडिकेटेड टू दिस ओनली। कोई मुझे बता सकता है ड्रग्स कितने टाइप्स की होती हैं, कि भाई ये क्या है ड्रग, जेनरिक ड्रग क्या होता है, ब्रांडेड ड्रग, ये आपने सबने सुना होगा। ये जेनरिक ड्रग, ब्रांडेड ड्रग, ब्रांडेड जेनरिक, मतलब क्या होता है ये? कैन एनीवन टेल मी दिस? Anyone who can give it a try? Niranjana? So what my understanding is, branded, they're the same thing. It's just that generic ones, I think they're easily available and they're a cheaper form of the branded drugs. Dosage or the chemical composition of those drugs are almost the same. Almost नहीं, they are same. Almost नहीं, they are same. Right. Almost की बात मत बोलो, they are same. Okay. इसके अंदर एग्जांपल ऐड करने के लिए सर, जैसे डोलो है, तो डोलो जो है वो हमारा ब्रांड है। जो पैरासीटामोल की आती है, तो पैरासीटामोल अगर हम लोग बिना किसी नाम के बेच रहे हैं, जस्ट एक पैरासीटामोल की गोली बेच रहे हैं, तो हमारा जेनरिक है। लेकिन एक पर्टिकुलर कंपनी अगर उसे बेच रही है तो दैट इज ब्रांडेड, जैसे डोलो 650 आती है। नॉट एग्जैक्टली राइट। अगर ब्रांडेड कंपनी मतलब चलो डोलो बेच रही है, मैं मानता हूँ सिप्ला बेच रही है, डोलो जो है सिप्ला बेच रही है। अब कैल्पोल एक है, वो बेच रही है डॉक्टर रेड्डीज की या रैनबैक्सी बेच रही है, तो दोनों ब्रांडेड हो गए एक तरह से फिर तो ये। सर जेनरिक के अंदर भी कंपनीज जो होती है ना, वो ब्रांडेड भी बेचती हैं और जेनरिक भी बेचती हैं, मतलब अपना नाम लगाकर और उसकी पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, या मे बी मतलब सिर्फ उसका नाम अगर फेमस होता है तो फिर वो ब्रांडेड के अंदर आता है और दूसरा वाला जेनरिक में ही आता है, तो अगर वो उसके ब्रांडेड डायरेक्ट ड्रग्स नाम क्या से बेच होती रही हैं? है। सर इसमें पेटेंट का इशू रहता है क्या जेनरिक और ब्रांडेड? वेरी गुड बस I think दैट्स व्हाट आई वाज patent लुकिंग फॉर। yeah. बस सिंपल। अब हो गया। अब तुमने बता दिया, आंसर क्रैक्ड इट, सिंपल। अब देखो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। देखो ये ना एक दवाई है, टैबलेट है कि इस टैबलेट को बहुत सारी रिसर्च के बाद में, कम से कम 2 बिलियन USD खर्च करने के बाद में ये मेडिसिन बनी है, टैबलेट बनी है, ये टैबलेट बन गई है हमारी। ठीक है, अब ये बनाई सिप्ला ने 2 बिलियन USD खर्च करने के बाद में, पर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस ड्रग इज हार्डली 1 रुपी या 5 रुपीज लगा लो, 5 लगा लो, एक बहुत ज्यादा कम हो जाता है, 5 रुपीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। भाई मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये दवाई जो है मतलब इसके अंदर जो चूना लगा हुआ है, API लगा हुआ है और एक्सीपिएंट लगे हुए हैं, जो भी चीज लगी हुई है इसके अंदर, इसको एक टैबलेट के फॉर्म में पैकिंग शैकिंग करके लोगों तक पहुंचानी, ये टोटल पर ड्रग की पर टैबलेट की कॉस्ट आती है 5 रुपए। ठीक है, पर क्या होता है, सिप्ला ने इतना सारा 2 बिलियन USD लगाए हुए हैं, तो वो इस ड्रग को बेचती है 500 रुपीज पर टैबलेट पे। समझ में आ गई बात? ये अब क्या है, 500 रुपए पर टैबलेट, पर क्या है कि इसके साथ में ना मैं क्या कर सकता हूं, मतलब सिप्ला रेनबैक्सी कंपनी आती है, वो एक मेडिकल स्टोर पे जाती है रेनबैक्सी कंपनी, और ये दवाई का एक पत्ता खरीद लेती है 500 रुपए में, और इस दवाई की ना रिवर्स इंजीनियरिंग कर देती है, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्हें पता चल जाता है कि दवाई कैसे बनी है। ठीक है, ये दवाई कैसे बनी है, तो वो क्या करते हैं, अपनी 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 कंपनी में भी ये दवाई प्रोड्यूस करने लगेंगे, और ये यहाँ पर इसको 50 रुपए में बेचेंगे, 50 रुपए पर टैबलेट बेच देंगे। ठीक है, अब यार कौन खरीदेगा 500 रुपए की दवाई? कोई भी नहीं खरीदेगा, सब 50 रुपए खरीद लेंगे, हाँ या ना? इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया मेहनत इसने करी सिप्ला ने, ठीक है, इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दिया पेटेंट, कि भैया वो हमने पेटेंट दे दिया इनको कि भैया तुम्हें पेटेंट मिल गया, अब 20 साल तक कोई भी ये दवाई नहीं बना सकता आपके अलावा, सिप्ला के अलावा।
समझ में आ गई बात? when a drug is patented, this is called branded drug. इसको सिप्ला के अलावा कोई बना ही नहीं सकता है. This is called branded drug. और सिप्ला के, और जब इसका 20 साल के लिए इसका वो मिलता है, पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए, जब वो पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तब ये बन जाएगी जेनरिक ड्रग, पैरासिटामोल. अब इस जेनरिक ड्रग में जब इसका पेटेंट एक्सपायर होगा तो जेनरिक ड्रग बन जाएगी. सेम ही होती है दवाई, इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है. अब जेनरिक के भी दो वर्जन्स होते हैं. अगर इसी पैरासिटामोल को मतलब ये जो हमने जो 5 रुपए की टैबलेट जो पैरासिटामोल सिप्ला ने बनाई थी, ठीक है, इसी पैरासिटामोल को रेनबैक्सी, एमएसडी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, डॉक्टर रेड्डीज जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अगर इस ड्रग को बना रही हैं तो ये होती है ब्रांडेड जेनरिक. और भैया अमन राज गुप्ता फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है इसको, तो ये जेनरिक हो जाएगी. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? आया ना? हाँ या ना? जल्दी बताओ प्लीज, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड. आ गया सर. आ गया ना समझ में? अब एक बात आती है, हमने इनको क्या प्रोवाइड करा? हमने इस सिप्ला कंपनी को क्या दिया था? प्रोटेक्शन, पेटेंट. हाँ, पेटेंट दिया था. हाँ, पेटेंट, हमने इसको पेटेंट दे दिया. अब क्या था, इंडिया का पेटेंट एक्ट बना था 1970 में, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970. 1972 में वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ था. ठीक है. अब क्या था, पेटेंट भी 2 तरीके के होते हैं. देखो, अब तक मैंने तुम्हें एक बेसिक बताया ड्रग के हिसाब से. अब मैं एक्चुअल में ट्रिप्स की तरफ जा रहा हूं. आई एम गोइंग टूवर्ड्स ट्रिप्स. ये तो एक जनरल चीज थी जो मैंने आपको बताई थी कि पेटेंट दे दिया, ठीक है. अब मैं ट्रिप्स की तरफ जा रहा हूं. पेटेंट भी 2 तरीके के होते हैं, प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा एनीवन, कोई ट्राई तो कर लो यार. सर्विस. नहीं, अरे प्रोडक्ट अच्छा वो वाला नहीं, वो नहीं है. एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट, एक होता है प्रोसेस पेटेंट. ठीक है. तो अब समझते हैं हम. इस सिप्ला ने जो दवाई बनाई थी, सिप्ला ने बनाई थी ये, ठीक है. तो सिप्ला ने, सर सॉरी, ये पेटेंट सिस्टम जो होता है ये यूनिवर्सल होता है हर जगह. अभी बता रहा हूँ. नहीं वो बता रहा हूँ. वो अभी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अभी आएगी आपको. थोड़ा मुझे 5 मिनट दे दो जरा. ये आपका क्वेश्चन मैं समझ गया बेसिकली. क्या ये यूनिवर्सल होता है? वैसे नहीं होता जैसे आप समझ रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस चीज को. ये इंडिया की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, ठीक है. अभी मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है. सिप्ला कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया यूजिंग प्रोसेस ए, ठीक है. समझ में आ गई बात? तो क्या था, बिफोर 1995 जब तक ट्रिप्स नहीं आया था, सो इंडिया में सिर्फ प्रोसेस पेटेंट हुआ करता था कि भैया आप ये दवाई प्रोसेस ए से नहीं बना सकते हो. प्रोसेस पेटेंट दिया हुआ था. आप ये दवाई प्रोसेस, ये मेडिसिन आप प्रोसेस ए से नहीं बना सकते. दैट मीन्स आई कैन मेक दिस ड्रग विद प्रोसेस बी. इज इट व्हाट द GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेइंग? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा यस. तो MSD कंपनी ने क्या करा, प्रोसेस बी से दवाई बना दी. प्रोसेस ए ही पेटेंटेड था, सिर्फ प्रोसेस बी पेटेंटेड नहीं था, ठीक है, बिफोर ट्रिप्स.
before 1995. Only process patented patents were granted. ठीक है, तो ट्रिप्स की जब बात चल रही थी, जीएटीटी से ट्रिप्स में आना है, इंक्लूजन ऑफ आईपीआर, ग्रैंड बार्गेन वगैरह जब चल रहा था, तो जब ग्रैंड बार्गेन चल रहा था तो डेवलप्ड कंट्रीज कह रही थी कि भाई ऐसा है, तुम पेटेंट ग्रांट करो। तो इंडिया बोलता हाँ हम तो करते हैं पेटेंट ग्रांट, किसने बोला हम नहीं करते हैं? अच्छा जी, तुम ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, ठीक है, नहीं नहीं हम प्रोसेस पेटेंट देते हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट. सो नाउ दिस इज अ प्रोडक्ट. Now this product has been patented. Now no one can make this product at all. प्रोडक्ट ही नहीं बना सकता वो, ना प्रोसेस ए यूज कर, प्रोडक्ट नहीं बना सकता वो, चाहे तुम प्रोसेस ए यूज करो, बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी करो। आपको कुछ समझ में आ रही है? अभी तारे जुड़ रही हैं आपकी सारी की सारी। जब ग्रैंड बार्गेन चल रहा था तो बार्गेन में क्या चल रहा था? इंक्लूजन ऑफ आईपीआर, आईपीआर का इंक्लूजन चल रहा था। तो वो कह रहे थे कि भाई आप अभी तक प्रोसेस पेटेंट देते हो, अब आप प्रोडक्ट पेटेंट भी देना है आपको, ठीक है, प्रोडक्ट पेटेंट भी देना है। समझ में आई बात? तो एक बात बताओ, व्हाट इज मोर डेंजरस, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट? टेल मी। Process patent. Oh, process patent is dangerous. I think so. No, not in the context of the company, in the context of a country, not in the context of company laws के thought से देख रहे हैं। नहीं कंपनी के नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, you have to tell me in the context of the country के context में what is more, या humanitarian जो आप बात कर रहे थे पहले, उस context में बताओ what is more dangerous? Sir, of course, product patent. Very simple. प्रोडक्ट पेटेंट इज वेरी वेरी डेंजरस बिकॉज आप प्रोडक्ट ही नहीं बना सकते, प्रोसेस ए बी कुछ भी नहीं। मतलब हम 1995 से पहले तक, इनफैक्ट 2005 तक, मैं अभी 1995 पहले बोल रहा हूँ, ग्रैंड बार्गेन में यही बात हुई थी कि अब हम प्रोडक्ट पेटेंट इंप्लीमेंट करेंगे, ये बात हुई थी। इंडिया का ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर गए, वहां बैठे, वहां ग्रैंड बार्गेन चल रहा था, तो उसमें एक बात ये भी निकल के आई कि हम प्रोडक्ट पेटेंट ग्रांट करना पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज को। वेरी ऑब्वियस रीजन, डेवलपिंग नेशंस रोने लगे, अरे सर जी मत करो ऐसे, हम तो भूखे मर जाएंगे, कुछ टाइम दे दो, हमारे अभी इकोनॉमिक हालात सही नहीं है, 5 साल का दे दिया टाइम, 5 साल बाद दोबारा रिव्यू करेंगे। 2000 आ गया, अरे सर अभी भी नहीं हुआ है, नहीं थोड़ा और टाइम दे दो। 2005, अब क्या था, 2005 में हमको ये प्रोडक्ट पेटेंट हमको अपने यहां पर इंप्लीमेंट कराना था। अब हम इंप्लीमेंट कैसे कराएंगे उस चीज को? उस प्रोडक्ट पेटेंट को हमने ट्रिप्स में बोल दिया कि हम इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो 2005 में हमें ये इंप्लीमेंट करवाना था। तो इंप्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास में जो एग्जिस्टिंग एक्ट था, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, इसको हमने अमेंड किया। अमेंड मतलब चेंज किया, अमेंडमेंट लेके आए, और उसमें हमने कहा कि अब से हम प्रोडक्ट पेटेंट भी ग्रांट करेंगे। समझ में आ गई बात? प्रोडक्ट पेटेंट भी ग्रांट करेंगे, ये बात हमारे 2005 में आई है अमेंडमेंट में, उससे पहले नहीं था ये। आपको समझ में आ रहा है सारा? मैं WTO से लेके समझाते हुए सारी चीजें, और फिर ट्रिप्स पे लेके आया, ट्रिप से लेकर इधर लेके आया एंड ऑल दैट। ये आपको का रिदम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आ रही है आपको बात की नहीं आ रही है? यस सर, समझ में। यार मेरे को शक्लें दिखती तो मैं कुछ आइडेंटिफाई कर पाता। मतलब फ्लो बन रहा है, समझ में आ रहा है कि हम WTO वर्ल्ड वॉर पे क्यों पहुंचे पहले दिन, हम वहां से हम धीरे धीरे करके कैसे कैसे आगे आए हैं। हम प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, फिर हम 1995 से पहले हमारा जो एक्ट था इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, तब हम सिर्फ प्रोसेस पेटेंट ग्रांट करते थे, ठीक है। तो ग्रैंड बार्गेन हुआ, उन्होंने बोला प्रोडक्ट पेटेंट को भी आपको ग्रांट करना है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम भी, हमारे पास पैसे नहीं है इतने, थोड़ा टाइम दे दो। 2000 में कहा और टाइम दे दो, तो 2005 में हमें ये करना पड़ा। जब करना पड़ा, इंप्लीमेंट करवाना है, तो कैसे होगा इंप्लीमेंट? ऐसे थोड़ा बोल देंगे भाई ट्रिप्स ने बोला है, नहीं ऐसा नहीं होता है कि भैया
हमारा मतलब इंडियन पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट करके हमने प्रोसेस प्रोडक्ट पेटेंट को इंट्रोड्यूस किया, उसके अंदर अमेंडमेंट करके। इज द होल स्टोरी। अब आए हम एक्चुअल बात पे, जो इसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज थे, ये अब आए हम यहाँ पर। इज इट वेरी क्लियर विद एवरीवन? प्रोडक्ट पेटेंट, प्रोसेस पेटेंट, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मजा आ रहा है या ऐसे ही बस टाइम पास में चल रहा है? अच्छा, अब हम वापस से स्लाइड में चलते हैं, इस स्लाइड पे। अब कुछ बात सोचो यार, अगर जेन्युइन सी बात है, अगर प्रोडक्ट पेटेंट दे दिया, ठीक है, तो यार थोड़ी ना प्रॉब्लम तो है यार। मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम तो है यार। मतलब अब तो मन चाहे वो अगर 500 रुपए पर टैबलेट है तो 500 रुपए पर टैबलेट ही है। उसमें ये भी बोला कि 20 साल तक हम पेटेंट देंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इसी ट्रिप्स में एक आर्टिकल 8 डाल दिया। ये जो ट्रिप्स की जब ट्रिप्स की जो बातें लिखी जा रही थी ना, ग्रैंड बार्गेन चल रहा था, जब मैं बताया ना ग्रैंड बार्गेन चल रहा था, फिर जब इसकी बातें लिखी जा रही थी तो ग्रैंड बार्गेन में एक बात ये भी लिखी गई, राइट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब जो भी कंसर्न गवर्नमेंट है मेंबर कंट्री की, जैसे इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इंडियन गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड इवन ओवरराइड पेटेंट इफ नीड में भी। तो मतलब अब क्या है, प्रोडक्ट पेटेंट पे ये लिख दिया साथ में कि भाई अगर कोई पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है, पब्लिक हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है लार्ज स्केल पे, तो हम गवर्नमेंट को ये राइट देते हैं, गवर्नमेंट को ये राइट देते हैं कि इस प्रोडक्ट पेटेंट को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दे, ठीक है। जैसे अगर सिप्लाई वो ड्रग बना रही है, तो अब वो एमएसडी को, रेनबैक्सी को, डॉक्टर रेड्डीज को, इन सबको भी बोल सकता है कि ये ड्रग ए जो है, आप ड्रग ए आप बनाना शुरू कर दो, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, आप भी बनाओ, बट in the interest of the public health, when public health at large is in problem। तो ये आर्टिकल 8 में लिखा गया। समझ में आ गई बात की नहीं आई? अभी आपका क्वेश्चन सबसे पहले मुझे पता है क्या है, थोड़ा होल्ड ऑन, कोई बता रहा हूँ, अभी आने दो मेरे को, आने दो, ठीक है। ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग का एक कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। ये कंपल्सरी लाइसेंसिंग एग्जैक्टली यही बात है कि भाई अगर सरकार पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम एट अ लार्ज, ये प्रॉब्लम आ रही है, एट अ लार्ज ये प्रॉब्लम आ रही है, तो ये दूसरी कंपनीज को बोल सकता है कि बनाओ 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 वैक्सीन। वैक्सीन भी इज अ प्रोडक्ट पेटेंटेड है, ऑब्वियसली पेटेंटेड है वो, उसको कोई और दूसरा बनाएगा नहीं। अब इस वैक्सीन के साथ में भी ये प्रॉब्लम आएगी, एग्जैक्टली सेम। तो फिर अब क्वेश्चन ये आता है कि यार इंडिया और साउथ अफ्रीका हाथ क्यों जोड़ रहे हैं सबके? क्वेश्चन यही आता है कि यार फिर क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? ये वाला इंप्लीमेंट करते हैं सिंपल सिंपल, क्या दिक्कत है इसमें? ये दिक्कत है। समझ में आ गई? अगर कोई पब्लिक हेल्थ इशू 3 साल में आ भी जाए फिर भी अलाउड नहीं करना। तो अब इसीलिए वो काउंसिल पहुंच गए हैं, अरे प्लीज कर दो, प्लीज वेवर कर दो, प्लीज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो भी सकता है कि वेवर मिल जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सकते हो। अभी आपने क्या बोला, आपकी वॉइस नहीं आई थी। वॉइस मैंने बोला ही कुछ नहीं था। ओ सॉरी।
कैन नॉट डू इट फॉर 3 years. समझ में आ गई? वैक्सीन तो अभी बनी है, Yes, sir. 3 साल तक कर ही नहीं सकते, तो मांग लो भी कब, वो मांग रहे हैं, क्या करें? अब आपको सारा कंटेंशन शुरू से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 से लेके आज तक का 100 साल की कहानी, 100 साल की कहानी हो गई एक्चुअल में, ये 100 साल की कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई? Yes, sir. ठीक है सर मेरा एक डाउट है, हम इंडिया ने लाइक जो वैक्सीन का कंसर्न था, कोई इन्होंने करी थी क्या पहले कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो अब ये कोविशील्ड वगैरह के लिए नहीं नहीं नहीं, मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये 3 मतलब ये इसके साथ में क्लॉज जुड़ा हुआ है, ये कर नहीं सकते हैं वो, इसीलिए वो इंडिया और साउथ अफ्रीका कहाँ जा रहे हैं? इंडिया और साउथ अफ्रीका यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। Here they're going and talking. They're talking here. वेव कराओ। आप पढ़ोगे ना अभी इसका एक आर्टिकल कई सारे मिल जाएंगे आपको, आप पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा आपको ये बात। ठीक है, अब हम 2 कॉन्सेप्ट और रह गए, देन वी विल क्लोज डाउन अवर क्लास। 1 इज सेक्शन 3D, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं, तो हमें अपना सिंपल चीज थोड़ा सही रहेगा। और वॉलंटरी लाइसेंसिंग, पहले हम वॉलंटरी लाइसेंसिंग पढ़ लेते हैं। अब क्या बोलते हैं, सिप्ला कंपनी ने वो ड्रग बनाई थी 500 रुपए वाली, याद है ना? तो सिप्ला कंपनी मतलब किसी को भी, जैसे MSD को या रैनबैक्सी को, किसी को भी एक नहीं 2 को, उनको बोल सकता है, लाइसेंस दे सकता है। कंपनी अग्रीमेंट पे साइन होता है प्रॉपरली कि आप ये दवाई बना दो, रॉयल्टी पे कर देना बस मेरे को, आप भी बना लो मैं बना लेता हूँ, रॉयल्टी पे कर देना 10%, 5% बना लो, कोई बात। इतने कम से में नहीं बेचोगे आप, पहले बता रहे हैं हम आपको। हम 500 रुपए बेच रहे, तो आप 300 रुपए से कम की तो बेच ही नहीं सकते हो। उसके बाद 5% रॉयल्टी आपको पे ही करनी पड़ेगी। ये मेरी मर्जी के ऊपर है, वॉलेंटरली मैं बोल रहा हूँ लाइसेंस ले लो, तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें लाइसेंस वॉलेंटरली। ठीक है, इसके भी बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं कि भाई MSD कभी भी इस ड्रग के लिए कोई काउंटर पेटेंट या काउंटर केस नहीं डाल सकती है। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल, बस बेसिकली बस बात यह है कि इनको दे दिया भाई आप बना लो वॉलंटरी लाइसेंसिंग। सर ये जो एस्ट्राजेनेका की सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, दिस इज वॉलंटरी लाइसेंस का एग्जांपल? नहीं, ये बेसिकली एस्ट्राजेनेका और इन्होंने मिलके तो रिसर्च वगैरह करी है, दे वर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्वड इन इट, दे वर साइमल्टेनियसली इन्वॉल्वड इन इट। प्रोडक्शन तो इनकी प्रोडक्शन तो रिस्क मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। मतलब जब ये वैक्सीन मतलब अभी अप्रूव भी नहीं हुई है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यूज जब मिला भी नहीं था, उससे पहले से इनकी प्रोडक्शन चल रही है, उसको बोलते हैं रिस्क मैन्युफैक्चरिंग। अगर इनकेस अगर इनको नहीं मिलता तो खत्म सब। ठीक है, so now the last thing is section 3D. What is section 3D? अब क्या है कि अब हम समझते हैं इसको, ज्यादा हो गया। एक और छोटा सा डाउट सर, इंडियन गवर्नमेंट वॉलंटरी लाइसेंसिंग नहीं ले सकती है? मतलब वॉलंटरी लाइसेंसिंग करवाने के लिए बोल सकती है, लेकिन पता है उसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं उसके अंदर। अब पहले तो सामने वाली कंपनी जो जिसके पास में है वो बोलनी चाहिए उसको कि हाँ मैं देने के लिए तैयार हूं। ओके सर। और फिर कोई काउंटर केस कभी नहीं डल सकता फिर बाद में, ये भी एक इसमें प्रॉब्लम होती है।
फिर उसमें ये है कि आप यहाँ पे बेचोगे, यहाँ पे नहीं बेचोगे, उनकी बहुत सारी हार्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसमें भी। सर इंडेमनिटी भी मांग लेते हैं, अभी जैसे फाइजर मांग रहा है इंडिया से कि अगर हमको ये सारी कंडीशंस देनी है तो कोई भी टाइप की मतलब एडवर्स रिएक्शन या उस पे हम लोग को, हम पे केस नहीं होना चाहिए, हमको पे नहीं करना। आई डोंट नो क्या एग्जैक्टली है, कि मैं पढ़ा नहीं है, आई डोंट नो, मेरे को एक बार पढ़ना पड़ेगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली शेयर द लिंक विद मी, तो मैं उसको हाँ पढ़ सर। के आपको बता पाऊंगा, ठीक है ना, हाँ क्योंकि सर। कई चीजें हम सारी चीजें नहीं पढ़ सकते हैं, बट हाँ पढ़ के बता पाऊंगा, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सेक्शन 3D। सिप्ला ने क्या करा, ये दवाई पे क्या ले लिया, क्या ले लिया सिप्ला ने, पेटेंट। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। जब 19 साल हो गए ना पेटेंट लिए हुए, तो सिप्ला को खुराफात चढ़ी। इसी ड्रग में हल्की सी माइनर सी चेंज कर दिया, माइनर चेंज कर दिया, माइनर चेंज। इसके लिए बहुत लैंडमार्क है नोवार्टिस केस, माइनर चेंज इन द ड्रग। और कहा कि अब इस ये जो माइनर चेंज किया है ड्रग में, इसका भी पेटेंट दो 19 साल बाद में। तो बेसिकली अगर 19 साल बाद में मिल जाती तो इसी ड्रग को फिर और 20 साल का मिल जाता। तो ऐसे तो ये हमेशा कराते ही रहेंगे। तो दिस कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। Indian parliamentarians were already smart that time. They have identified this problem in 2005. That's why they have kept section 3D in their Indian Patent Act. उन्होंने सेक्शन 3D डाल दिया। इसमें क्या था कि भाई आप 19 साल हो गए, अब आपने माइनर से चेंज कर दिया ड्रग में, पर आपको ये भी शो करना पड़ेगा दैट दिस माइनर चेंज ब्रिंग्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट। मतलब पहले दवाई खा के सर्वाइवल रेट था 2 इयर्स या 5 साल का सर्वाइवल रेट था, 5 इयर्स का सर्वाइवल रेट था जब आपने पहली बार इस ड्रग को आपने पेटेंट कराया। जब आपने माइनर चेंज किया तो इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब ये माइनर चेंज करने से ड्रग लेने से एक पेशेंट की लाइफ का एवरेज सर्वाइवल रेट जो है 15 साल तक बढ़ जाता है। या और कुछ दिखाना है कि भाई इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, इस ड्रग से ओरल अल्सर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस ड्रग से विजन लॉस के पेशेंट बहुत सारे हो रहे हैं, ठीक है। ये जो पहली बार जो आपने पेटेंट कराई थी, जब माइनर चेंज किया तो विजन लॉस के केसेस ड्रेस्टिकली कम हो गए, ओरल अल्सर्स के केसेस ड्रेस्टिकली कम हो गए, ठीक है। या और कोई साइड इफेक्ट ड्रेस्टिकली कम हो गया, सर्वाइवल रेट बढ़ गया। तो आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी दिखाना पड़ेगा, तभी आपको इस पेटेंट पे फर्दर पेटेंट मिलेगा। सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट समझ में आ गया। सेक्शन 3D बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोवार्टिस केस इसी पे बेस्ड है सारा। सो एक क्वेश्चन है मेरा इसमें। या प्लीज गो अहेड। सो मतलब आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेडिसिन, मेरा वो बैकग्राउंड नहीं है, बट अगर जैसे हम किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल पर्नॉक्स, इट्स बेसिकली एन एक्ने ड्राइंग ऑइंटमेंट। तो अगर उसकी डिफरेंट वेरिएशंस एग्जिस्ट करती है, लाइक एक ट्यूब में 2% होता है, एक में 3% होता है, तो जितना वो ज्यादा मतलब जितना सीवियर केस एक्ने का उतना आप यूज करते हो। तो सर अगर ऐसे ही किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की वो बढ़ा दी हमने, उसको परसेंटेज बढ़ा दी और साइड इफेक्ट्स कम होने लगे या किसी को लगे कि हम जल्दी ठीक हो रहे हैं, मतलब आई डोंट नो, आई फेल्ट ये थोड़ा थेरेप्यूटिक दिखाना इजी नहीं हो गया? ये जो कैसे होगा थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाना भाई? मैडम वन थिंग आई जस्ट लाइक टू टेल यू दैट इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज होती हैं। आपने आज तो एक्ने लगाने के लिए 2%, 3%, 4%, 10% कर दिया,
लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में पता चला, हमें रिसर्च में पता चला कि भैया इससे तो ये प्रॉब्लम हो रही है, मतलब और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है। वो आपको अगर आपने थेरेपेटिक इफेक्ट जरा दिखा दिया कि हाँ इससे ऐसा बढ़िया हो रहा है और इसके ओवरऑल इससे ये पहली ड्रग से बेटर है, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाना तो और डिफिकल्ट हो जाता है भाई। 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पियो, ठीक है, सपोज करो मैंने ये चीज निकाली, इफ यू ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर सो विल नॉट गेट कोविड, ठीक है। 20 ग्लास वाटर पियो, 30, 40, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इससे थेरेपिटिक इफेक्ट बढ़ेगा ही। इट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग योर बॉडी देन आफ्टर अ सर्टेन लेवल। थेरेपिटिक इफेक्ट दिखाना मतलब कि हाँ 10 में ही बढ़ रहा है, हाँ 10 से 20 कर दिया तो काफी सब्सटैंशियल नंबर ऑफ कोविड केसेस कम हो गए हमारे। थेरेपिटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है शो होना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट। उसमें सब चीजों का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए उसका, फिर मतलब ओवरऑल पहले वाले में जैसे आपने 2% बताया, उसमें अगर 10 साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है, आपको चाहे एक भी नहीं हुआ हो लेकिन यूजुअली पेशेंट्स में रिपोर्ट हुए हैं। और जो नेक्स्ट वाली ड्रग है, नेक्स्ट वाली जो ड्रग आ रही है जो 3% आप बोल रहे हो, वो पुट मतलब डालने से वो बेटर हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें ओवरऑल कम से कम 6 से मतलब 6 तक साइड इफेक्ट चल जाएंगे। सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक इफेक्ट, मैं वर्ड भूल गया, सिग्निफिकेंट भी आएगा इसमें, सिग्निफिकेंट थेरेपेटिक इफेक्ट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट क्या भाई, 4 साइड इफेक्ट्स कम आ रहे हैं इससे, ठीक है, सो देन वी कैन अप्लाई फॉर द पेटेंट। सर थेरेप्यूटिक इफेक्ट का अगर चेंज करेंगे तो उसे तो क्लिनिकल ट्रायल भी तो सारे वापस करने ही पड़ेंगे ना। बिल्कुल करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा, वो तो ऐसे थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, वो तो सब कुछ करना पड़ेगा, यू नो दे अगेन हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑल, बट क्लिनिकल ट्रायल्स साल 2 साल 3 साल 4 साल में हो जाते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। तो जब तक वो प्रोसेस चल रहा है, इस ड्रग की प्रोडक्शन कंटिन्यू रहती है उसी कंपनी के पेटेंट के अंदर, या व्हाट हैपेंस? नहीं मैं समझा नहीं आपकी बात कि जब तो जैसे आपने बोला ना, मेरे को ये प्रोसेस ही समझ रहा था बेसिकली, हाउ डज अ कंपनी प्रूव दैट उनका जो ड्रग है अब उसका नहीं वो बनाते नहीं है, सुनो मतलब बेसिकली यू वांट टू से कि भाई ये जो उन्होंने जो माइनर चेंज किया तो उसकी वो प्रोडक्शन भी शुरू कर देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी कर दे चाहे प्रोडक्शन शुरू, ठीक है, लेकिन अगर पेटेंट नहीं मिले तो सारी प्रोडक्शन बेकार उनकी। लॉजिकल बात है, तो कर सकते हैं वो प्रोडक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था ना रिस्क मैन्युफैक्चरिंग, वो रिस्क मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी इनकी है। कल को अगर पेटेंट नहीं मिला इसका तो बेकार है। ओके चलो, लेट्स फिनिश अप दिस क्लास हियर। आई होप यू हैव लर्नड दिस कंटेम्परेरी इश्यूज। इससे रिलेटेड आर्टिकल आप पढ़ लेना गूगल पे, क्योंकि अब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर है, एक कहानी आपको क्लियर है पूरी फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 1 टिल डेट, आपको एक कहानी क्लियर है पेटेंट की कैसे चली, WTO, और मैंने इसमें कई सारे टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए थे, जैसे कि ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर, टैरिफ शेड्यूल एंड ऑल, ठीक है।